हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 में जो नए पैटर्न पर आधारित सिलेबस आई है उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। 2022-23 में आने वाले 23 में स्पेशली जो कि इंग्लिश क्लास 10th लिटरेचर प्लस मैथ्स भी इस पर कराऊंगी। अभी हम सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर को, जिसमें 2 चैप्टर हमने कवर किया और आज कवर करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के एक्सप्लेनेशन को, जो कि डस्ट ऑफ स्नो लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट द पोएट, जो भी थोड़ी पोएट के बारे में जानकारी दी हुई है। ओके, अबाउट द पोएट दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट लीफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, इनका फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ठीक है। मार्च 26, 1874, जनवरी 29, 1963, इट मीन्स 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था और 29 जनवरी 1963 को ये डेथ कर गए थे। वॉज एन अमेरिकन पोएट, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं वह एक अमेरिकन कवि थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इनिशियली प्रारंभिक दौर में इंग्लैंड में पब्लिश होता था। इनकी जो भी पोएम थी या जो भी इनकी द्वारा रचित कविताएं कहिए या फिर और भी नॉवेल्स वगैरह जो भी हैं, तो ये कहाँ स्टार्ट में इनके जो भी वर्क्स थे, इनके द्वारा रचित जो भी इनके वर्क को इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, बाद में चल करके ये यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होना शुरू हुआ। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस of rural life and his command of American colloquial speech, और वह जाने जाते थे रियलिस्टिक, यानी ये कवि वो थे जो वास्तविक चीज़ों के बारे में चरित्र चित्रण किया करते थे और रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे। उनका कमांड था कोलोक्वियल स्पीच पर लिखना, ठीक है, कई सारे स्पीच में वो लिखा करते थे। फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और वह कहाँ लिखा करते थे, अक्सर रूरल लाइफ के बारे में, जो कि न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ थी, उनकी ग्रामीण क्षेत्र का जो उनका जीवन रहा उसके बारे में लिखा करते थे। और ये 20वीं शताब्दी के अर्ली यानी स्टार्ट में था। यूजिंग देम टू एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स, और वो क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स सोशल यानी सामाजिक कॉम्प्लेक्सिटी जो थी उसको फिलोसफिकल थीम्स के रूप में प्रयोग किया करते थे। ये तो पोएट के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दिया। अब अबाउट दी पोएम देखते हैं क्या इस पोएम में बताने वाला है हमें पोएट। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी पोएम है, फिर भी ये बहुत लंबी और बहुत गहरी, बहुत बड़ी चीज़ें हमें बता जाती है, बहुत बड़ी, बहुत गहराई तक ये हमें मीनिंग बता देती है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up। पोएट एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से स्नो गिरते हैं किसी के बॉडी पर तो किस उसके डे को किस तरीके से ब्राइट कर देता है ये। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के ज़रिए अपने मैसेज को, अपने संदेश को बताया है। ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा एक बड़ी से बड़ी वो सिग्निफिकेंस दे जाते हैं हमें अपने पोएम के ज़रिए। तो अब मेन पोएम स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले क्रो देखिए, यह एक अपशगुन माना जाता है और हेमलॉक ट्री एक क्या है, पॉइजनस ट्री है, इसलिए यह भी एक प्रकार का अपशगुन माना जाता है। तो जिस तरीके से कवि ने शुक डाउन ऑन मी यानी इस हेमलॉक ट्री के ब्रांच को हिला दिया और हिला करके मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के कण को गिरा दिया। वैसे तो डस्ट का स्टूडेंट्स मीनिंग रेत होता है या फिर धूल होता है, लेकिन यहाँ पे हम डस्ट का मीनिंग गिराना से लेंगे। तो जो स्नो के कण थे ना, वो गिरा दिया मेरे ऊपर। कवि कहता है कि एक तो कौवा अपशगुन और हेमलॉक ट्री अपशगुन, दोनों ही अपशगुन हैं। और मैं कहीं यानी कवि कहीं जा रहा था, जाते हुए बीच रास्ते में उसे क्या मिला, एक हेमलॉक ट्री मिला।
और वहीं पर ऊपर एक क्या था, एक कौवा बैठा था और यहीं से इस हेमलॉक ट्री की ब्रांच को हिला दिया और जब हिलाता है तो उसके कुछ कण कवि के ऊपर भी आ गिरते हैं। तो यहाँ तक तो हमें बताया। अब नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। इस स्टेंजा को पढ़ के हमें ये अंदाज़ा लगा कि कवि जब जा रहा था तो वो बहुत उदास था। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल दिमाग को ही बदल दिया उस स्नो के कण ने, और जो मेरा बचा हुआ दिन था उसे बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रीड, चूँकि बाकी बचे दिन को मैं बर्बाद करने वाला था। यानी हेमलॉक ट्री से पहुंचने से पहले यहाँ तक जो दिन था वो पछतावे में, रीड इट मीन्स पछतावा, पछतावे में, सैडनेस में, अनहैप्पीनेस में उसने गवा दिया था। लेकिन जैसे ही हेमलॉक ट्री के पास आता है, हेमलॉक ट्री के पे बैठे उस कवि ने जब डस्ट ऑफ स्नो, उस स्नो के पार्टिकल्स को गिराता है इस पर, तो कह रहा है कि मेरा दिल खुशियों से भर जाता है और बाकी जो बचा ये दिन मेरा बर्बाद होने वाला था सेफ हो जाता है। तो ये हमें इस कविता के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ना बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। हम कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, बीच में अगर बिल्ली आ गई ना तो हम कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हमारा दिन खराब हो जाएगा। ये सारे मिथ हैं। तो इसी मिथ को इन्होंने बताया कि हम मानते हैं कि कौवा काँव काँव कर रहा है, ये हेमलॉक ट्री पॉइजनस पेड़ है, तो अगर हमारे किसी काम के बीच में हमारे रास्ते में ये आ जाते हैं तो ये अपशगुन है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो उसी को कंट्रास्ट लेते हुए कहते हैं कि मेरा दिन तो बहुत अच्छा हो गया। ये सब हमारे दिमाग का मिथ है, भ्रम है, हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे, राइमिंग स्कीम को देखेंगे। तो सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। तो लिटरेरी डिवाइस में इसमें एंजामिनेंट का यूज़ किया है। एंजामिनेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एंजामिनेंट मीन्स कोई भी अगर पोएम लिखी गई है तो आपको पोएम के लाइन बाय लाइन, बीच में किनारे यहाँ पे लाइन बाय लाइन, कभी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल नज़र आता है। अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और कहीं आपको कोई सिंबल नहीं दिखेगा इस 8 लाइन के बीच में, डायरेक्ट लास्ट में आके फुल स्टॉप है। तो ऐसे कोई भी पोएम जिसमें कोई भी सिंबल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कुछ भी यूज ना हुआ हो, तो उसमें लिटरेरी डिवाइस हम क्या मानते हैं? एंजामिनेंट। क्या है दूसरा स्टूडेंट्स? इसमें आयरनी का मतलब जैसा हम उपेक्षा करें, जैसा हम सोचें वैसा न मिले। यानी यहाँ पे कवि की थॉट क्या थी कि बहुत उदास था, अब तो सब कुछ बेकार होने वाला है, क्योंकि ये माना जाता है कि कौवा और हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, अपशगुन है, अनऑस्पिशियस है। लेकिन इसमें कंट्रास्ट दिखाता है और कहता है कि नहीं, मेरे तो दिन बच गए, सेफ हो गए, मैं खुश हो गया, मेरा दिल दिमाग खुशियों से भर गया। सो इसमें एक जब कंट्रास्ट दिखाया जाता है तो वहाँ पे आयरनी है। तो एक क्या हो गया? आयरनी। दूसरा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज किया है जब एक ही लाइन में ऐसे शब्द हो, एक ही वर्ड से शुरू हो, एक ही लाइन में नियर अबाउट, जो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हों। तो देखिए इसमें हम ढूंढेंगे, इसमें तो नहीं है, हाँ इसमें है, देखिए S for saved एंड S for some, यानी इसकी शुरुआत S से हुई है, इसकी शुरुआत सम से हुई है। तो यहाँ किस चीज़ का यूज किया गया है? इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम क्या यूज हुआ है? देखिए यहाँ पे कैसे पकड़ते हैं, यहाँ क्रो, एंड में क्या आ रहा है? ओ, और यहाँ पे क्या आ रहा है? मी, एंड में क्या आ रहा है? ई, और यहाँ पे स्नो, फिर से ओ, और यहाँ पे ट्री, फिर से ई। हम एंड के साउंड को देखते हैं, तो ओ को हम ए मानेंगे और ई को साउंड बदल गया तो हमने बी कंसिडर किया, फिर से ओ आया तो ओ को हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था ए, और ई को हमने कंसिडर किया था ऑलरेडी बी। तो यहाँ पे क्या बना राइमिंग स्कीम? ए बी। राइमिंग स्कीम क्या बना? ए बी। स्टेंजा 1 में, स्टेंजा बी में हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे क्या आया लास्ट का वर्ड स्टूडेंट्स? टी। यहाँ पे मूड, लास्ट का वर्ड आया साउंड हमारा डी। इसमें पार्ट टी को ऑलरेडी हमने
मतलब टी जो हमारा साउंड आया इसको ऑलरेडी हमने कंसीडर किया, सॉरी यहाँ भी टी अभी नहीं और यहाँ पे डी, ठीक है। तो हमने दो नाम दिए ए और बी, उनसे मिलने वाला अगर ओ साउंड यहाँ पे आया होता तो ए कंसीडर कर लेते, ई साउंड आया होता तो यहाँ पर भी ई कंसीडर कर लेते, बट यहाँ पे ओ और ई दोनों में से कुछ नहीं अलग आया, तो अलग को हम तीसरा नाम दे देंगे सी, और यहाँ पे डी आया ना, ओके, तो यहाँ पे इसको हम डी कंसीडर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। फिर से टी आया, टी को हमने कंसीडर किया है सी, और यहाँ पे डी आया, ड फिर से साउंड आया, तो इस नाम को हमने कंसीडर किया डी। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बना, सेकेंड स्टेंजे का सी डी। स्टूडेंट्स होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा, राइमिंग स्कीम भी आपको अच्छे से। आगे आने वाले इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में फिगर ऑफ स्पीच भी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगी, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के नेक्स्ट डे रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय।